इस बार अंग्रेजों का विरोध करना है और अपनी आजादी लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी करनी है। हमें आपसे भेदभाव न करके अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होना है। ये वार्तालाप चल ही रही थी कि उसी बीच एक खबर आई। तुम्हें पता भी है कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं? क्या? इस पिस्तौल का कारतूस हम चलाते हैं वो सुअर और गाय की चर्बी से बनाते हैं। इस बार हम आजादी लेकर रहेंगे। इस बार हम आजादी लेकर रहेंगे। और 10 मई 1857 को मेरठ से विरोध शुरू हो गया। ये आग दिल्ली तक पहुंची, जहां बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, कानपुर में नाना साहब, बिहार में कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। ये क्रांति सफल नहीं हो सकी, पर इसने भारत को एक सपना दिया, आजादी का सपना। 1857 ने हमें सिखाया कि जब देश जागता है तो गुलामी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। ये क्रांति भारत के स्वतंत्रता का पहला कदम बनी और हमारे भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आज़ादी मिली। जब हमें आज़ादी मिली तो सबसे बड़ी चुनौती थी देश को चलाने के लिए कानून बने, और इसी विधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में शुरू किया गया। साथियों, आज हम यहाँ किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे संविधान के लिए खड़े हैं जो कि हमारे आने वाले नस्ल को परवान चढ़ाएगी। और हमारा कानून सिर्फ ये नहीं है कि हम आपसी भेदभाव की बात करें, बल्कि हमारा कानून ये है कि आने वाले जनरेशन को एक नई भारत का तो तवाज़ा दे। प्रसाद जी, बोलना तभी मजबूत होगी जब सम्मान हर नागरिक के दिल में होगा। हमें अपने आपसी भेदभाव खत्म करना होगा, क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र है। सही कह रहे हैं। जिस समय भारत की हम नींव रखी है, उस भारत में जो हमें बराबरी के लिए जो सबसे बड़ा हमारा एक शिक्षित भारत की एक अपनी अखंडता को पहचान करता है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें विज्ञान और तहजीब का दोनों का संगम है। बात तो आपने पूछा, आपने शिक्षा और बराबरी के साथ साथ सफर भी ध्यान रखा, क्योंकि हमने हिंदुस्तान की 500 रियासतों को जोड़ा। हमें ऐसा संविधान बनाना चाहिए जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो कर रखे। सरदार जी, एकता तभी रहेगी जब हमारे दिलों में मोहब्बत होगी। एक राष्ट्रीय नीति ही हमारे बच्चों को ये सिखाएगी कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर कुछ और। तालीम हर बच्चे का पैदाइशी हक होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। आज इस मीटिंग को गांधी जी को हमें शामिल करवाने की उनका संदेश आज हमारे साथ है। उन्होंने लिख के भेजा है कि याद रखना, भारत शहरों में नहीं गाँव में बसता है। असली आज़ादी तब मिलेगी जब गाँव का हर एक किसान मजबूर खुद को आज़ाद समझेगा। अहिंसा और सत्य की हमारे संगीत की आत्मा होनी चाहिए। नेताजी, हमारी आज़ादी में महिलाओं ने भी बराबर का कंधा मिलाया है। हमारे संविधान में महिलाओं को भी वोट के साथ साथ पूरा हक मिलना चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। सरोजनी जी ने सही फरमाया, एक लोकतंत्र तभी कामयाब है जब वो अपनी माइनॉरिटीज और खवातीन को महफूज रखे। हम किसी अलग चुनाव की मांग नहीं करते, हमें बस बराबरी का मौका और इंसाफ चाहिए, लेकिन हमारी पहचान हो। चलो, इसी मीटिंग को हम यहाँ से एक संविधान लिखने की शुरुआत हुई और एक संविधान लिखने के 1960 से 70 के दौर में हमने हरित क्रांति से अपना पेट भरना सीखा और जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1980 से 90 के दौर में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी के दरवाजे खोले। 21वीं सदी आज का वो भारत है जो सवाल नहीं करता। अब आज का भारत, देखो दोस्तों, फिर से इलेक्शन आ गए, वही पुरानी बातें, वही झूठे वादे, फिर से वही जात पात और धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश शुरू हो जाएगी। सही कह रही फातिमा, पिछली बार भी बहुत बड़े बड़े दावे हुए थे, मगर आज भी मेरे गांव के हॉस्पिटल में एक ढंग की मशीन तक नहीं है।
अगर गरीब आदमी बीमार पड़ जाए तो वो कर्ज के बोझ से जूझ जाता है। बिल्कुल। अरे भाई, हम कब तक लोगों के चेहरे देखकर के उन्हें वोट देते रहेंगे? इस बार वोट किसी नाम को नहीं बल्कि काम को जाना चाहिए। लेकिन बुशरा, सब एक जैसे तो हैं। करप्शन तो जैसे हमारे रगों में घुल चुका है। बिना रिश्वत के तो कोई फाइल आगे ही नहीं बढ़ती है। अरे वही तो बदलना है। अरे भाई, जब इस बार कोई नेता तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उससे ये मत पूछो कि उसकी जात क्या है, उससे तुम ये पूछो कि उसने 5 सालों में आखिर क्या किया। भाई, कितने स्कूलों की हालत उसने सुधारी, उसने हमारे देश की बेटियों के लिए आखिर काम क्या किया, कितनी सेफ्टी रखी, कितनी एजुकेशन का काम किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस बार हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो इनइक्वालिटी पे बात करे, जहाँ एक गरीब का बेटा, एक अमीर का बेटा और एक दलित का बेटा एक ही बेंच पे बैठ के एक साथ शिक्षा ले सके। जब तक हमारे देश में सबके लिए शिक्षा बराबर नहीं होगी, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। बात तो दमदार है। मतलब इस बार हमारा वोट उसको जाएगा जो हॉस्पिटल की दीवारों से ज्यादा वहाँ की सुविधाओं पर बात करे, जो करप्शन मिटाने का रास्ता बताए और जो हम सबको इंसान समझे, नहीं कि वोट बैंक। बिल्कुल याद रखना, हमारी उंगली पर लगा ये निशान सिर्फ एक सियाही नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत है। इस बार वोट उसे जाना चाहिए जो विकास की बात करे, विवाद की नहीं। चलो तो फिर ठीक रहा, इस बार वोट दो नेता आपस में। नेताजी, इस बार मामला गड़बड़ लग रहा है। इस शहर की यूथ को क्या हुआ? कहीं रैलीज में कहीं भीड़ नहीं दिखी। आपने जो कहा कि शहर के यूथ को फिर से वही अपना जात पात वाला फॉर्मूला ठीक है और बाकी सबने पास किया है। ये आपकी गलती है। जब यूथ खुद किताब उठाने की बात करने लगे तो उसके हाथ में भेदभाव का झंडा थमा दो। सही कह रहे हैं नेताजी। जब तक ये इस देश का यूथ पढ़े लिखे और किताब की बात करेगा तो हमारी खुशी हो रहा है। और जिस दिन इस देश को हमने बांट दिया, यूथ को बांट दिया, तो हमारी खुशी से कुछ सलामत है। तो हमें ये करना है कि देश के यूथ को बांटना है और अपनी खुशी समझाना है। दोस्तों, अभी आपने देखे 2 चेहरे। एक तरफ वो बेचारी आवाम जो अपने ख्वाब के सपने सजा रही है और एक तरफ वो नेता जो हमारे बीच भेदभाव करके हमें लड़वाना चाहते हैं। आज एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्री बांटने की फैक्ट्री बन चुका है। सच तो ये है कि नेताओं को पढ़े लिखा यूथ नहीं, बल्कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाली वो आवाम चाहिए जो सिर्फ नारे लगाए। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वो जॉब पे सवाल करता है, इकोनॉमी का भी सवाल करता है, लेकिन एक ना पढ़ा लिखा आवाम वो क्या करता है? वो सिर्फ नारे लगाता है। हमारे देश को हमारे बुजुर्गों ने, बाबा साहेब ने एक संविधान दिया, एक ऐसा दस्तावेज जो हम सबको साथ जीने की, बराबरी से जीने का हक देता है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको एक पढ़ा लिखा नौजवान बनना है, वोट देने का अधिकार, वो जो हम लोग को वोट देने का अधिकार है उसका सही इस्तेमाल करना है, या फिर वो आवाम बननी है जो चुपचाप इस भेदभाव को देखकर सहती रहे और पिसती रहे। जिंदाबाद।